Good morning, all of you. Welcome again. Yes, page number 48. Before I commence, I would like to comment on previous account. I would like to go back in the context. First of all, context, then I would commence with page number 48. Crisis 14th century. Crisis of 14th century का संकट क्या क्या संकट थे? First of all, change of season. After 300 years, after experiencing of 300 years of favorable weather, favorable climate, suddenly the climate started to change towards winter, extreme cold winter. So what was the effect of changing from warmer to colder climate? The day becomes shorter. दिन छोटे हो गए. Crops was not able to grow in a proper manner. It affected the storage of abundance of food grains हैं, corn हैं, cultivation है, agriculture है, ये प्रभावित हुई. दिन छोटे हो गए थे क्लाइमेट की वजह से, एक्सट्रीम कोल्ड हो गई थी, बहुत सी फसलें जो थी, क्रॉप्स थी, वो अब ग्रो नहीं कर पा रही थी. पहली प्रॉब्लम क्लाइमेटिक चेंज की. सेकंड जो क्राइसिस था पास्चर का, चरागाहों का. चरागाहें बहुत शॉर्ट हो गई, बहुत कमी आ गई इसके अंदर. जब कमी आई, जो कैटल थे, इससे इफेक्ट हुआ कैटल. उस वक्त का जो लाइव स्टॉक था, जो कैटल्स थे, जो मवेशी थे, उनका एबंडेंस, उनका नंबर ऑफ कैटल था, वो डिक्रीज हो गया, पहले से कम हो गया. मैसिव कैटल डेथ, और बहुत सारी कैटल डेथ हुई. जब डेथ हुई, इतने जानवर मरे बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ या लैक ऑफ या शॉर्टेज ऑफ ग्रेजिंग ग्राउंड्स या पास्चर. तो बहुत शॉर्टेज आ गई इन जानवरों की. ये जानवर किसमें काम आते थे? डेयरी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, डेयरी प्रोडक्ट को मेंटेन करने में काम. ये भी क्राइसिस हुआ जबरदस्त यूरोप में. तो 14th सेंचुरी क्राइसिस, तो सबसे वर्स्ट, दैट वाज वर्स्ट टू कम, सबसे जो बुरा जो संकट था वो था 13th और 14th सेंचुरी में ट्रेड, व्यापार इफेक्ट हो गया. ये सब इस मौसम के बदलाव ने बिजनेस को, ट्रेड को इफेक्ट किया. और उसके बाद ब्लैक डेथ आई. मतलब जो शिप्स बाहर से सामान लाते वो अब यूरोप के एक साइड, वेस्टर्न साइड में आगे हार्बर करने लगे. और उन जहाजों से जो चूहे थे, बाहर के चूहे, यूरोप में आ गए. और इतनी उनकी संख्या बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, जिससे वहां प्लेग नाम की बीमारी फैली. ठीक है, जैसे आजकल फैला हुआ है कोरोना, कुछ इस तरह की प्लेग. इसमें ज्यादा लोग मरते हैं, तो इसमें बच्चे, लेडीज, बेबीज, एल्डर्स सब मौत के शिकार हो गए. इसके बाद हमने देखा परसेंट ऑफ और काफी हद तक पॉपुलेशन पहले से लेस हो गई. जब पॉपुलेशन लेस हो गई तो पॉपुलेशन पर पीजेंट्स और पीपल पर ही डिपेंड थी वहां की खेती बाड़ी. वहां के फ्यूडल सिस्टम, कहते हैं सामंतवाद, किंग होता था, किंग वेसल्स और पीपल या पीजेंट, इनके बीच का जो सिस्टम था वो अब डिटोरिएट हो गया, पहले से बिगड़ने लगा. ठीक है, ये इफेक्ट हुआ. इसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंट तरह के बीमारियां वहां पर अलग अलग डेट्स में, ईयर्स में. वहां महामारी आई, एपिडेमिक्स आई, फैमिन्स आए. जब शॉर्टेज हो गई, कमी हो गई खाने पीने की, तो फैमिन्स आ गए, अकाल आ गए. ये हम पढ़ चुके हैं. उसके बाद एक बड़ी तादाद में
बड़ी संख्या में इमेंस सोशल डिसलोकेशन, बहुत सारे जो लोग थे, जो समाज था, वो डिसलोकेट होने लगा, इधर से उधर होने लगा, माइग्रेट करने लगा, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ अदर फैसिलिटीज ऑफ लाइफ या नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, सॉरी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की आवश्यकताओं को ढूंढने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर। इसके बाद हमने तो ये क्राइसिस, ये 14th सेंचुरी एक संकट का दौर था। उसके बाद इस संकट के बाद हमने क्या देखा 14th सेंचुरी में, सोशल अनरेस्ट, सामाजिक अराजकता या समाज में उथल पुथल, कैओस इन सोसाइटी, जो होना ही था। वो क्या क्या हुआ वो हम देखेंगे इसमें कि राजा, किंग, फ्रांस के किंग और अदर स्टेट के किंग, वेसल्स, लॉर्ड्स प्लस पीजेंट्स, अब ये ओवरकम होने लगे, इनका डेक्लाइन शुरू हो गया। ठीक है, इसमें हम जानेंगे डेक्लाइन शुरू हो गया, इनका पतन शुरू हो गया, क्योंकि सिस्टम बदल गया। अब तक सिस्टम जो फॉर द लास्ट 300 ईयर से चल रहा था, दैट वाज रनिंग ऑन, गोइंग ऑन, तो अब धीरे धीरे रुक जाता है, उसका डेक्लाइन शुरू होता है। और न्यू मोनार्क, जैसा कि हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने, उस वक्त के राजा, किंग्स जो नए उभर के सामने आए, एमर्ज होकर आए, उन्होंने इन फ्यूडल्स को धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, स्टेडीली इनको सप्रेस कर लिया, इनको दबाया, और इन लोगों ने अपनी आर्मी को, स्टैंडिंग आर्मी को तैयार कर लिया। तो अब तक जो लॉर्ड्स प्रोवाइड करते थे वहां के लोगों को एड, एक हेल्प इन द फॉर्म ऑफ नाइट्स, लड़क भी जो घुड़सवार होते थे वो प्रोवाइड करते थे, वो प्रोविजन अब फिनिश हो गया। लॉर्ड्स, क्योंकि इन्होंने अपनी स्टैंडिंग, न्यू जो किंग्स थे वहां के, उन्होंने अपनी स्टैंडिंग आर्मी बना ली, बहुत पब्लिक को अपने कंट्रोल में ले लिया। ये चीजें अब इसमें हम जानेंगे पेज नंबर 48 से। ये बदलाव, एक चेंजेस 14th सेंचुरी के क्राइसिस के बाद जो देखा गया। अब इसमें हम पेज नंबर 48 है और इसका सोशल अनरेस्ट, इसमें क्या देखेंगे हम, अवेयरनेस ऑफ द पीजेंट, जो पीजेंट है वो अब जागरूक हो गया है। ठीक है ना, आपको मालूम है कि 13, 14, 12, 13 के, मतलब ये जो आपके 9 से लेकर ये जो 12 तक की सेंचुरीज थी, इसमें जो पीजेंट था वो डिपेंड करता था, ठीक है ना, किस पे, लॉर्ड्स पर, और लॉर्ड्स वेसल्स पर, और वेसल्स किंग्स पर। ये सिस्टम अब बदल रहा है, और जो पीजेंट था, जो अब एजुकेट हो चुका था 13, 14 सेंचुरी तक आते आते, वो अब इनके हाथों से निकलने लगा। इनकी जो पकड़ थी लॉर्ड्स की पब्लिक पर वो अब कंट्रोल से बाहर होने लगी, क्योंकि समाज बदल चुका था, ये जागरूक हो चुके थे। इसमें हम जानेंगे पीजेंट की अवेयरनेस, किसान या लोग कितने अवेयर हो गए थे। यस, द इनकम ऑफ द लॉर्ड्स वाज, इस तरह से जो लॉर्ड्स की जो इनकम थी, जो सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम जो था, जो सामंतवाद था, उसके तहत, उसके अकॉर्डिंग लॉर्ड्स की जो इनकम थी वो बैडली, पूरी तरह से प्रभावित हुई। it declined as agricultural prices। अब जब क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्राइस, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की जो कीमत थी वो डाउन हो गई, क्योंकि अब उसे खरीदने वाला, उसे परचेस करने वाला अब यूं कहे कोई भी नहीं था, या थे तो बहुत कम थे, हैंडफुल थे, है ना। केम डाउन एंड वेजेस ऑफ द लेबर्स इंक्रीज्ड, और मजदूरों की, किसानों की जो मजदूरी थी वो अब बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी, क्योंकि पीपल्स डिस्पोज हो गए थे, माइग्रेट हो गए थे, काफी लोग मर चुके थे, कुछ माइग्रेट कर गए थे, जिसकी वजह से लोगों की बहुत कमी आ गई थी, मेन पावर बहुत शॉर्ट हो गया था, जिससे लोग, ये लॉर्ड्स अपना काम जिससे लेते थे वो अब काम करने वाले बहुत कम हो गए थे, इसलिए इनकी कीमत बढ़ गई, इनकी मजदूरियां डबल हो गई। इन डेस्परेशन, निराश होकर ये लोग जब अब निराश होने लगे, इन पर गरीबी आने लगी, ये परेशान होने लगे, दे ट्राइड टू गिव अप द मनी कॉन्ट्रैक्ट दे हैड एंटर्ड इनटू एंड रिवाइव लेबर सर्विसेज। अब इन्होंने पैसे की शॉर्टेज को किस तरह से दूर किया जाए,
ये वापस से ये इन्होंने फिर से रिवाइव किया, इन्होंने फिर से शुरू कर दिया। दे स्टार्ट अगेन टू टेक सर्विसेज ऑफ द पीजेंट एज दे डिड इन प्रीवियस ईयर्स, इन प्रीवियस सेंचुरीज। जैसे कि पहले लिया करते थे सेवाएं, अब उसी पुराने सिस्टम पर ये आ गए ताकि पैसे को सेव किया जा सके, बचाया जा सके। अब इसके लिए क्या किया इन्होंने, तो हम देखते हैं मनी कॉन्टेक्ट जो थे वो उन्होंने खत्म कर दिए। जो लेन देन पहले से ऑलरेडी मतलब हो चुका था, वो कॉन्ट्रैक्ट व अनुबंध इन्होंने खत्म किए और वापस से ये सर्विसेज पर आ गए, लेबर सर्विसेज पर आ गए। दिस वाज वॉलंटरी अपोज बाय द पीजेंट। अब जब इन्होंने कहा कि भाई हमारी सेवा करो, हमारी खिदमत करो पहले की तरह, तो अब जो एजुकेटेड पीजेंट था या जो जागरूक पीजेंट था उसने मना कर दी, उसने विरोध किया, सॉरी उसने प्रोटेस्ट किया कि अब हम नहीं करेंगे। उसने प्रोटेस्ट किया opposite peasants, particularly for better educated, खासतौर से जो बेटर, जो पढ़े लिखे थे उन लोगों ने, एंड मोर प्रॉस्परस, या जो खुशहाल थे, पैसे वाले थे या पढ़े लिखे थे, उन लोगों ने अब प्रोटेस्ट किया, अपने लॉर्ड के सामने आने लगे कि हम नहीं करेंगे, है ना। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इन 1323 पीजेंट रिवोल्टेड। फ्लॉन्डर्स में, फ्रांस में, इसने क्या किया, विद्रोह शुरू कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया पीजेंट्स ने। इन 1580 फ्रांस, 1358 में फ्रांस में एक विद्रोह हुआ जिसका नाम आप नोट कर लें, इसमें लिखा हुआ नहीं है, ग्रांड जैक्वेरी, ग्रांड जैक्वेरी के नाम से जो 1358 का विद्रोह था वो हुआ। एंड इन 1381 में इंग्लैंड में हुआ। ये डिफरेंट रिवोल्ट्स देखे गए जब लॉर्ड्स ने कंपेल किया, मजबूर किया पीजेंट को एज इट इज सर्विस देने का, जैसा कि वो दिया करते थे। लेकिन अब ये एजुकेट हो गए थे, ये अवेयर हो गए थे, अब उन्होंने उनको मना कर दिया, उनका प्रोटेस्ट किया, और ये विद्रोह प्रोटेस्ट का ही अंजाम था। नेक्स्ट पैरा हम देखेंगे। दो दीज रिबेलियंस, हालांकि इन रिबेलियंस को दबा दिया गया है ना, इनको रूथलेसली, इनको बहुत ही निर्दयता से इनको कुचल दिया गया। इट इज सिग्निफिकेंट, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बात इंपॉर्टेंट जानने की है, जो बात जानने की है, दे अकर्ड विद द मोस्ट वायलेंट इंटेंसिटी इन दिस एरिया which had experience for prosperity for economic expansion। ये जो भी विद्रोह हुए थे ये वहां हुए थे, उन इलाकों में हुए थे जो पढ़े लिखे इलाके थे, समृद्ध थे, प्रॉस्परस थे, वहां ये विद्रोह हुए थे। ये बात, तो दोस्त एरिया उन एरिया में हुए थे विच हेड, जो खुशहाल था, प्रॉस्पर था, ऑफ द इकोनॉमिक एक्सपेंशन। एसाइन या इकोनॉमिक एक्सपेंशन ये बताता था, ये आर्थिक विस्तार जो इनका हो चुका था इन एरियाज का, इन इलाकों का, ये बताता था। ये किस चीज का चिन्ह था, प्रतीक था क्या, दैट ए पीजेंट्स वर अटेम्प्टिंग टू प्रोटेक्ट द गेन्स, अपने फायदों की रक्षा या सुरक्षा करने में लगे हुए थे। मतलब वो जो चाह रहे थे अब वो सब कुछ छोड़कर नोबल्स के सामने सरेंडर करें, ऐसा उस वक्त का पावर, जो सेंटर में पावर था, वो इनसे चाह रहा था, और ये उसको करने के लिए एग्री नहीं थे जेम्स को। दे हैड मेड प्रीवियस सेंचुरीज, मतलब पिछले 300 सालों में जो इन्होंने अपनी पोजीशंस को इवेल्युएट किया, अपने आप को बनाया, अब ये उनकी विंस के आगे, उनकी सड़क के सामने झुकने को तैयार नहीं थे ये किसान, ठीक है, और इन्होंने विद्रोह किए। अच्छा, इसके बाद कहता है डिस्पाइट द सीवियर रिप्रेशन, हालांकि रिप्रेशन, मंदी का, जैसे आजकल चल रहा है मंदी का दौर दुनिया में, ऐसा नहीं है, कठोर मंदी के बाद भी द sheer intensity of peasant opposition ensured that the old feudal relations could not be reimposed कहते हैं फिर से लागू करना, क्योंकि किसान अब कठोर विरोध कर रहा है। पीजेंट अब इनके सामने आ चुका था कि अब हम वो सेवाएं, वो सर्विस नहीं देंगे आपको जो हम इससे पहले दिया करते थे। यहाँ वर्डिक हो गया। एंश्योर, और किसान इस पीजेंट के अपोजिशन में, विरोध में ये बता दिया, ये जता दिया
देट द ओल्ड फ्यूडल रिलेशन के आपके हमारे बीच के जो फ्यूडल सामंतवादी जो संबंध थे पिछले 300 सालों से, वो अब नहीं चलेंगे। दे वोंट डू लाइक दैट या लाइक दैट ऑफ, वो नहीं चलेंगे। रिलेशंस कुड नॉट बी इम्पोज। द मनी इकोनॉमी was too far advanced to be reversed। मनी इकोनॉमी इतनी बढ़ चुकी थी कि अब उसको रिवर्स करना, उसको फिर पिछले दौर में जाकर उसी सिस्टम को जो पिछले दौर में था उसको रिवाइव करना लॉर्ड्स के लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए ये लॉर्ड्स अब हार चुके थे और किसान अब जीत रहा था, विद्रोह कर रहा था, सामने आ रहा था। इसका ये यहाँ मीनिंग है अब तक एडवांस। देयरफॉर दो द लॉर्ड्स सक्सीडेड इन, हालांकि लॉर्ड्स जो थे, जो किंग्स थे उस वक्त के, ये फ्यूडल किंग्स थे, वो इस विद्रोह को कुचलने में कामयाब हो गए थे। द पीजेंट्स, लेकिन पीजेंट है, उन्होंने ये बता दिया कि द फ्यूडल प्रिविलेज, वो फ्यूडल अधिकार ऑफ द, उस जमाने के फ्यूडल जो राइट्स थे लोगों को, इन किंग्स को, वेसल्स को, कुड नॉट बी, वो अब नहीं चलेंगे। ठीक है, अब पेज नंबर 49 पे आते हैं अपन। पॉलिटिकल चेंजेस, इन सारी बातों के चलते ये जो आपका अकरेंस हुए सोशल चेंजेस, अब सोशल में बदलाव आता सब, क्योंकि अब क्योंकि जो पीजेंट थे वो अब चेंज हो गए, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले सरेंडर रूप में काम करते थे, पहले फ्यूडल सिस्टम लागू था। फ्यूडल सिस्टम अब धीरे धीरे अपनी सांसें तोड़ रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है। फ्यूडल सिस्टम सामंतवाद, जिसमें 300 सालों से जिसने अपने पैर पसार रखे, वो सिस्टम अब खत्म हो रहा है। जब वो खत्म हो रहा है तो पॉलिटिकल चेंजेस आना ही है। पॉलिटिक्स में क्या चेंज है? पहले जैसे कि बता रहे हैं आपको, राजा थे, वेसल्स थे, लॉर्ड्स थे, नोबल्स थे, है नहीं। अब इनकी चलना बंद हो गई, है नहीं, ये जो संकट आया। और अब न्यू मोनार्क कहते हैं, रूल बाय किंग और क्वीन, इसे कहते हैं मोनार्क या मोनार्की, वो शुरू हो जाती है। और ये वो लोग क्या करते हैं इनके अगेंस्ट? कौन? मोनार्क, जो राजा है, जो नए नए राजा बन रहे हैं, जिनको इसमें कहा गया है एब्सोल्यूट किंग, एब्सोल्यूटिस्ट किंग, मतलब निरंकुश राजा, जिस पर कहते हैं ना जमीनी खुदा, वो थे। वो इनके खिलाफ क्या कर रहे हैं, क्या स्टेप ले रहे हैं, वो हम इसमें जानेंगे। पॉलिटिकल चेंजेस, डेवलपमेंट इन द पॉलिटिकल स्फीयर, पॉलिटिकल फील्ड में जो विकास देखा गया, जो तरक्की देखी गई, पैरेलल सोशल प्रोसेसेस, वो सब सोशल जो समाज में बदलाव आ रहा है, इसी अकॉर्डिंग पॉलिटिकल चेंजेस भी हो रहे हैं। इन 15वीं और 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपियन जो राजा थे, उन्होंने अपनी मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर को मजबूत कर लिया। जो नए राजा हैं, न्यू किंग्स हैं, इन्होंने अपने बिहाफ पर, अपने पावर पे, मिलिट्री पावर को बनाया, स्टैंडिंग आर्मी खड़ी कर दी। स्टैंडिंग आर्मी हमेशा तैयार आर्मी, और एक बड़ी तादाद में। और फाइनेंशियल पावर, टैक्स लगा दिया, टैक्स लगाया तो फाइनेंशियल पावर बढ़ा। उधर मिलिट्री, अपनी सेना को इन्होंने बना लिया। द पावरफुल न्यू स्टेट, अब नए नए जो पावरफुल, जहां पर राजाओं की मोनार्क या हुकूमत एस्टेब्लिश हो गई। आपको मालूम है कि फ्यूडल सिस्टम इज अंडरमाइनिंग, इज वीकनिंग डे बाई डे। और पावरफुल न्यू स्टेट थे, दे क्रिएटेड, जो इन्होंने बनाए थे, एज सिग्निफिकेंट फॉर यूरोप एज द इकोनॉमिक चेंजेस, है ना। पावरफुल स्टेट्स बन चुके थे, वो सारे स्टेट्स देट वर अकरिंग। हिस्टोरियंस हैव देयरफॉर कॉल्ड दीज थिंग्स, इतिहासकारों ने इस वक्त इस नए सिस्टम को, इस पॉलिटिकल चेंज में जो राजा बने, जो मोनार्क वहां पर प्रिवेल हुआ, उनको क्या नाम दिया? न्यू मोनार्क या न्यू किंग्स नाम दिया उनको, न्यू मोनार्क, है ना, नए राजा। अब इसमें नाम आते हैं कौन कौन से स्टेट है जहाँ पर न्यू मोनार्क ने अपनी हुकूमत, अपना रूल पावर एस्टेब्लिश किया। इसमें आता है लुइस 9, फ्रांस के लुइस 9 नाम से। मैक्सिमिलियन इन ऑस्ट्रिया में मैक्सिमिलियन नाम के मोनार्क है। हेनरी 7 इन इंग्लैंड में हेनरी 7 से पहले 6 हेनरी भी गुजरे हैं, जिनका टाइटल हेनरी था, इस साल चलता है इंग्लैंड में। तो हेनरी 7 नाम ये इंग्लैंड में था। और इसाबेला, इंग्लैंड और इसाबेला, इन दोनों जगहों पर
हेनरी VII का रूल रहा, मोनार्क थे ये भी, एंड फर्डिनांड इन स्पेन, स्पेन में फर्डिनांड नाम के मोनार्क। तो ये वो एरिया है जहां पर ये लोग, इन लोगों ने अपना रूल स्टार्ट किया एक नए सिस्टम के साथ, एक नई पॉलिटिक्स के साथ, जहां पर किंग, नोबल्स का, इनका बोलबाला, इनकी सुप्रीमेसी अब नहीं थी, नाम को थी, इन द नेम ऑफ ओनली। इसके बाद एब्सोल्यूटिस्ट रूलर्स, ये यहाँ के रूलर्स कौन से? एब्सोल्यूटिस्ट, निरंकुश शासक, हु स्टार्टेड, जिन्होंने शुरू किया प्रोसेस ऑफ गेनिंग स्टैंडिंग आर्मीज, ऑर्गेनाइजिंग स्टैंडिंग आर्मी, हमेशा तैयार, हमेशा रेडी जो आर्मी होती है उसे कहते हैं। तो पहला जो शुरू किया वो तो उन्होंने स्टैंडिंग आर्मी बनाई इन लोगों ने, परमानेंट, और एक बनाई परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, ऑफिशियल सारे अधिकारीगण, IPS से लेकर सारे ऑफिस डिपार्टमेंट तैयार किए जो उनके खुद के अपने थे, एंड नेशनल टैक्सेशन, और पूरे राष्ट्र के अंदर अब टैक्सेशन, टैक्स लगाने की का सिस्टम स्टार्ट किया है। एंड इन स्पेन एंड पुर्तगाल बिगेन टू प्ले अ रोल इन यूरोप एक्सटेंशन। स्पेन और पुर्तगाल, ये दोनों यूरोप के विस्तार में इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना शुरू किया। ओवरसीज पुर्तगाल, और यहाँ से मतलब समुद्र पार जाकर भी इन्होंने बहुत सी फाइट्स की और अपने एडमिनिस्ट्रेशन पावर को, अपनी पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को, न्यू पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया, उसे प्रिवेल किया और अपनी एक्सप्रेशंस को, फ्रंटियर्स को बढ़ाया। नेक्स्ट पर आता है, ये हम देखेंगे 149 चल रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द ट्रायम्फ ऑफ दिस मोनार्क। अब यहाँ ये बात जानना है कि मोनार्क, ये न्यू जो किंग्स थे, जो नए नए राजा थे, जिन्होंने एब्सोल्यूटिस्ट रूल यहाँ पर स्टार्ट किया था, ये कामयाब क्यों हो गए, ये सक्सेसफुल क्यों हो गए, इसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पर ये बताया गया। वह तो सोशल चेंजेस, वो थे सामाजिक बदलाव। एक ही रीजन है, हम पढ़ चुके हैं, सोशल अनरेस्ट, 14वीं सेंचुरी में क्राइसिस, वो जो संकट आया, संकट करके जो चेंजेस आए, जो एक बदलाव आया वहां पर, उस बदलाव के तहत हर चीज बदली, शासन बदला, पॉलिटिक्स बदली, इकोनॉमिक्स बदली, समाज बदला। ये सारी चीजें जब बदली, जो रीजन थे, वो जो रीजन थे वो थे सामाजिक चेंजेस, जिससे ये मोनार्क वहां पर हावी आ गया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट करने लगे। व्हाट सोशल चेंजेस विच हैड टेकन प्लेस इन द, जो कब हुए सोशल चेंजेस, 12th और 13th सेंचुरी के बीच ये बदलाव है, हमने देखा उसमें। द डिसोल्यूशन, क्या क्या चेंजेस आए, सोशल चेंजेस 12th से 13th सेंचुरी के बीच, वो था डिसोल्यूशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ऑफ लॉर्डशिप। लॉर्ड मतलब फ्यूडल सिस्टम का भंग हो जाना, डिसोल्यूशन कहते हैं भंग हो जाना या समाप्त हो जाना। फ्यूडल सिस्टम समाप्त होना शुरू हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया लॉर्ड्स का, फ्यूडल सिस्टम, सामंतवाद नंबर 1, लॉर्डशिप का और वेसल्स का, ये दोनों, इनका जो पावर था डिक्लाइन होने लगा, नंबर 1। नंबर 2 था स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरी थी इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक जो बढ़ोतरी थी, जो इनकम थी, सोर्स ऑफ इनकम था, वो पहले से लेस हो गया, बहुत कम हो गया। ये दो रीजन बताती, इन दोनों रीजन्स ने had given the first opportunity to things to increase। इन दोनों बातों ने उस वक्त मोनार्क बनने, मतलब लोग मोनार्क बनने लगे इन दो रीजन से, और मोनार्की को जन्म दिया इसने। और इन मोनार्क ने, राजाओं ने क्या किया, टू इंक्रीज देयर कंट्रोल, इन्होंने अपना कंट्रोल बढ़ा लिया ओवर देयर पावरफुल एंड नॉट सो पावरफुल सब्जेक्ट, प्रजा। पावरफुल, जो पावरफुल प्रजा हो चुकी थी, जो लोग थे, पीजेंट थे, वो लोग, पढ़े लिखे लोग, प्रॉस्परस लोग, वो लोग, और जो इनके अगेंस्ट थे, जो इनके बरक्स थे, मतलब जो एक कॉमन आदमी था, इन दोनों पर इन्होंने अपनी पकड़ बना ली। किन लोगों ने, इन मोनार्क ने, इन दो कमजोरियों, इन दो जो कमजोरियां। इसके बाद क्या होता है, रूलर्स डिस्पेंस विद द सिस्टम ऑफ फ्यूडल लेवीज। लेवीज कहते हैं टैक्स लगाना, ठीक है ना, किसी ने कोई टैक्स नहीं पे किया या 1 साल हो गया किसी प्रॉपर्टी पर, तो उस पर जुर्माना लगाना, लेवीज कहलाते हैं। टैक्स लगाकर उससे फिर दोगुना या तिगुना टैक्स वसूल करना, तो ये फ्यूडल लेवीज। तो जो रूलर्स थे डिस्पेंस विद द, जिनके पास सिस्टम था फ्यूडल लेवीज का,
फॉर देयर आर्मीज, अपनी आर्मी के लिए, और इंट्रोड्यूस प्रोफेशनल ट्रेन इन्फेंट्री, प्यादा पैदल चलने वाले सिपाही, इक्विप्ड विद द, वो सिपाही जिनके पास गन होती थी, गन्स रखते थे, और सीज आर्टिलरी, और आर्टिलरी, सीज आर्टिलरी, तोपें, तोपें और गन्स इन इन्फेंट्री के पास हुआ करती थी। इस तरह का सिस्टम एमर्ज हुआ, इनको दिया गया, और डायरेक्टली अंडर द, ये दोनों चीजें डायरेक्टली, सीधे रूप से, प्रत्यक्ष रूप से इन रूलर्स के अंदर में आ गई। मतलब पूरी आर्मी, और आर्मी के अंदर इन्फेंट्री, और इन्फेंट्री भी वेल इक्विप्ड विद गन्स एज वेल एज आर्टिलरी, तोपों से लेस, गन से लेस, और ऊपर ये डायरेक्टली द रेजिस्टेंस ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी लॉर्ड्स, वेसल्स, वेल टू डू लोग, the resistance of the trembled in the face of the fireworks of the king. फायर पावर, गोलाबारी, फायर पावर गोलाबारी होती है, राजाओं की गोलाबारी के सामने इनके पैर उखड़ गए। किसके पैर उखड़े? एरिस्टोक्रेसीज, वो लॉर्ड्स, वो किंग्स, वो वेसल्स जो अभी हो चुके थे, वो अब इन राजाओं के सामने, मोनार्क के सामने अपने आप को खड़ा नहीं रख सके। पेज नंबर 159 पे इसका फर्स्ट पैरा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस, इनके मोनार्क गॉट एनफ एक्सपेंस, एनफ revenues to suggest to support larger armies and thus defended and extended their frontiers and overcame internal resistance to royal aristocracy। अब इन्होंने सेकंड जब शुरू की इम्पोजिशन, जब लागू, जिन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया, टैक्सेशन पूरे नेशन पे, मोनार्क गॉट, टैक्स लगाकर मोनार्क में, राजाओं ने काफी पैसा, रेवेन्यू इकट्ठा किया, टैक्स इकट्ठा किया, जिससे अपनी बड़ी सेना, एक लार्ज आर्मी को ये सस्टेन किया करते थे, सपोर्ट किया करते थे, और उसके लिए टैक्स की रकम है। एंड दस, और इस तरह डिफेंडेड, अपनी आर्मी से, अपने राष्ट्र की, जहां तक जिनका रूल था उसकी हिफाजत करते थे, सुरक्षा करते थे, और अपनी सीमाओं को बढ़ाया करते थे। सीमाओं की सुरक्षा करना आर्मी की मदद से, और फ्रंटियर्स की को बढ़ाना, है ना, फाइट करके बनाना, वॉर करके बढ़ाना, ये दोनों काम करते थे टैक्स लगाकर। टैक्स से इन्होंने इन चीजों को एनहेंस किया, ये चीजों को बढ़ाया। एंड ओवरकेम, और ये वाले आ गए, और ये छा गए, इंटरनल रेजिस्टेंस टू रॉयल अथॉरिटी, रॉयल अथॉरिटी को, रॉयल अथॉरिटी के सामने इंटरनल, वो रॉयल लोग, अब तक जिसका शासन चल रहा था, जिनका चिराग बुझने वाला था, वो कौन लोग थे? किंग, वेसल्स और पीजेंट। ये फ्यूडल सिस्टम पर ये अब धीरे धीरे दम तोड़ रहा था, आखिरी सांसें गिन रहा था। ये अक्सर अपना सर उठाते थे और अपने पावर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और इंटरनल रेजिस्टेंस और इंटरनल, आंतरिक जो गृह युद्ध होते हैं, ये लोग सामने आते, ये मोनार्क उनका सामना करते, अपनी आर्मी की हेल्प से उनको सप्रेस कर देते थे। इस तरह हमने देखा ऑथर के सामने। सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन डिड नॉट अकर विदाउट रेजिस्टेंस फ्रॉम द एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, लॉर्ड्स, किंग, ये थे आपके वेसल्स, या वेल-टू-डू पर्सन थे, उनमें आते थे। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब हुकूमत करना, सेंट्रलाइज कहते हैं केंद्रीकरण, पावर बनाना। डिड नॉट अकर, ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं था, डिड नॉट, ये नहीं हुआ था विदाउट रेजिस्टेंस, बिना किसी रुकावट के, विदाउट रेजिस्टेंस, डिड नॉट अकर विदाउट रेजिस्टेंस फ्रॉम द एरिस्टोक्रेसी, जो लॉर्ड्स थे। सेंट्रलाइजेशन, अच्छा ये कह रहे हैं कि ए कॉमन थ्रेड रनिंग थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ अपोजिशन टू द मोनार्क वाज द क्वेश्चन ऑफ टैक्सेशन। सबसे बड़ी जो चीज थी जिससे ये परेशान थे वो था टैक्स लगाना। टैक्स इन्होंने, मोनार्क ने टैक्स कितना हर एक पे लगा दिया था, जितने बड़े लोग थे, क्या नाम था इनका, एरिस्टोक्रेसी लोग थे, इन पर टैक्स, ये टैक्स से परेशान हो गए।
जो कॉज ऑफ रूट ऑफ कॉस्ट था, जो बोन ऑफ कंटेंट था इनके सामने, वो था जो झगड़े की जड़ थी, वो था टैक्स लगाना, हैवी टैक्स लगा दिया। दिस टाइप्स ऑफ अपोजिशन टू द मोनार्क वाज द क्वेश्चन ऑफ टैक्सेशन। अब टैक्स जब लगाया तो इन्होंने फिर विद्रोह शुरू कर दिया इन लोगों ने। इंग्लैंड में रिबेलियन स्टार्ट हुआ, इन वर पुट डाउन और इसको सप्रेस कर दिया गया। 1497 में, 1536 में हुआ, 1547, 1549 एंड 1553। ये डिफरेंट ईयर्स में रिवॉल्ट्स देखे गए, ये विजिबल थे, इनको देखा जा सकता था इंग्लैंड में, और इनको सप्रेस भी किया गया। फ्रांस में लुइस 11 का नाम आता है, हेड टू वेज ए लॉन्ग स्ट्रगल, इनको एक लंबा संघर्ष करना पड़ा अगेंस्ट ड्यूक्स एंड प्रिंसेस। ड्यूक्स कहला ड्यूक, किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस के राजा को ड्यूक कहते हैं, और वहां की राजकुमारियां, मतलब राजकुमारी और ड्यूक्स के सामने काफी लंबा स्ट्रगल करना पड़ा इनको, क्योंकि पुराने सिस्टम को बदल कर नया सिस्टम अब रिप्लेस होगा, उसके लिए बहुत जद्दोजहद करना होती है, बड़ा स्ट्रगल होता है, वही चल रहा है 14th सेंचुरी। तो इस तरह से लेसर नॉबल्स, अब देखिए लेसर नॉबल्स, एक तो नॉबल्स हैं और मतलब बिलो द रैंक ऑफ नॉबल्स, जो मेन नॉबल्स है, लेसर नॉबल्स, जो छोटे नॉबल्स थे, एक बड़े नॉबल्स और एक छोटे नॉबल्स। जो छोटे ऑफन मेंबर्स ऑफ, जो अक्सर असेंबली, लोकल असेंबलीज के मेंबर हुआ करते थे, उन्होंने भी, वो भी सामने आ गए इस टाइम में। रजिस्ट्रीज दिस रॉयल उशर्प्शन ऑफ देयर पावर, इन्होंने अपने उशर्प, यहाँ लिखा है उशर्पेशन कहते हैं अपहरण, अपहरण कर देना। तो इन्होंने अपने रॉयल, उसको जो था ना पावर को, अपने रॉयल जो पावर था उसको बढ़ा के रखना चाहते थे, उसके लिए इन्होंने स्ट्रगल किया, इन्होंने फाइट की मोनार्क के खिलाफ, ठीक है ना। छोटे छोटे जो थे वो भी सर उठा रहे थे, ठीक है। द रिलीजियस वॉर, धार्मिक वॉर, जिसे क्रूसेड कहते हैं, जो वॉर थे इन फ्रांस 16th सेंचुरी में, यहाँ के धार्मिक जो वॉर थे, वर इन ए पार्ट ए कॉन्टेक्स्ट बिटवीन रॉयल प्रिविलेजेस, शाही अधिकार, और रीजनल लिबर्टीज, और वहाँ की क्षेत्रीय आजादियां या फ्रीडम, इन दोनों के बीच को लेकर संघर्ष इन दोनों के बीच में होता रहा। हर एक अपना अपना दावा पेश करता रहा। किसी ने कहा कि हमें फॉर द लास्ट ऑफ थ्री सेंचुरीज वी हैव सर्वाइव्ड आवरसेल्फ एंड नाउ दिस न्यू पावर is suppressing us. So they are not digesting. They are not ready to digest such kind of power, new power that is emerging day by day, and the feudal system is going to end now. तो इस तरह से एक न्यू पावर था, इसमें हमने देखा तो चला। अब ये लास्ट बचता है, इसको आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, और क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लें। 1 और 2 क्वेश्चंस हैं, इनको आप देखें। फैक्टर्स लेड टू द जॉइस, डिस्क्राइब एंड कैच। 2 क्वेश्चन इनको आप अटेम्प्ट करें। थैंक यू सो मच, वेल डन, हैव ए नाइस डे।